हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है मित्रों, काफ़ी सारा प्यार मिला है आपको। तो चलिए बोर्ड परीक्षा को नस्ते नाबूद करने की सामग्री के साथ पार्ट 2 को खोलते हैं। उससे पहले आपको बता दें मित्रों, आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब हार क्या अब जीत क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब ठान लिए मित्रों 550 नंबर लाने के लिए, अब संघर्ष में कटौती कैसे। तो सबसे पहले इसी क्रम में हमारा आज का 16वां प्रश्न, इससे पहले 15 क्वेश्चन कर लिए हैं मित्रों। 16वां क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताएं कायिक प्रवर्धन क्या होता है। जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधे पैदा करता है या उत्पन्न करता है, तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम अलैंगिक जनन। अब इसकी कुछ उदाहरण है मित्रों, आइए देख लेते हैं। कह रहा है जैसे गन्ना, गुलाब, अंगूर आदि। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली एवं अन्य पौधों के लिए उपयोगी होती है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, यानी कि जिनमें बीज पैदा करने की क्षमता जा चुकी है, उनको भी कायिक प्रवर्धन द्वारा मित्रों नए पौधे तैयार किया जा सकता है। इस विधि से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के क्या होते हैं? समान होते हैं। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न मित्रों। और कायिक प्रवर्धन आपको बता दें, ये पूरी एनालिसिस के साथ है पेपर मित्रों। 100% इसके आने की संभावना है और यह आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर देखेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नमनांकित चित्र बनाइए। यहाँ प्रश्न दो तरह से होता है मित्रों। इसमें सबसे पहले तो आपसे चित्र बनाने के लिए पूछ सकता है, केवल चित्र आपको बनाना है। और दूसरा इसका कुछ संक्षिप्त वर्णन करने के लिए कह सकता है, जैसे विभिन्न भागों में से किसी एक का वर्णन करने के लिए कह सकता है। तो यहाँ मैं दोनों चीज़ें लाया हूँ मित्रों। सबसे पहले देख लीजिए, ये प्रश्न एक प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें 2 से 3 प्रश्न समाहित हैं मित्रों। तो ध्यान से देखिए इसको। कह रहा है मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नमनांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए संक्षिप्त वर्णन करते हैं। पहले तो फिगर को देख लीजिए मित्रों, बहुत मेहनत से फिगर बना है मित्रों। सब बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद तो ये फिगर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले विभिन्न भागों को देखिए। इसे किडनी कहते हैं मित्रों, वृक्क। ये क्या है? अंडवाहिनियाँ हैं, ये मुखिका है और ये अंडाशय होता है मित्रों। ये योनि पार्ट है और इसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग यानी यूरेटर जो नली है वो है मित्रों। ये आपका यूरेटर है। ये क्या है? गर्भाशय है, ये आपका गर्भाशय है और ये यूरिन वाहिनियां हैं मित्रों। इस प्रकार इस फिगर को क्या किया गया है? कंप्लीट किया गया है। और इसकी थोड़ी सी संक्षिप्त, ध्यान से देख लीजिए, मैंने सबसे इजी ढंग से बनाया है इसको, ताकि आपको पेपर में कोई कठिनाई ना हो। अब आइए इसके संक्षिप्त वर्णन को देखा जाए। यानी कि मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय, मादा के अंदर एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा के नीचे की तरफ स्थित होता है, जिसकी आकृति अंडाकार होती है। यह अंडाशय मादा जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है। क्या होता है? मुख्य भाग होता है। और इसी क्रम में हम नीचे देखें मित्रों, अंडाशय उपकला जनन नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें उपकला जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित अंडाणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है? अंडाणुओं का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होता है मित्रों? जिसके कारण जनन होता है। तो आपको यह समझ में आ गया कि क्या होता है मादा जनन तंत्र। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? इसका फिगर सबसे इम्पॉर्टेंट है और आप यहीं लिख लीजिए, 100% आपके पेपर में आ रहा है मित्रों। 100% इसके आने की संभावना है इस फिगर की। और संक्षिप्त परिचय के रूप में मैंने काफ़ी कम शब्दों में इसको लिखा है, तो ध्यान से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसी क्रम में हम आगे बात करें, एक क्वेश्चन और है फिगर संबंधित मित्रों। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नमनांकित चित्र बनाए। केवल पुष्प का क्या करना है? संरचना करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए पुष्प की संरचना को। यह पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मित्रों। यहाँ पर अगर हम बात करें, पुष्प के विभिन्न भागों को हमने लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, इस भाग को क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? परागकोश।
और यह क्या है, तंतु है। क्या है, तंतु है। अगर बात करें इधर के भाग की, ये क्या होता है, बाह्यदल होता है मित्रों। क्या होता है, बाह्यदल। और ये जो दिख रहा है आपको, ये अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं, अंडाणु। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है मित्रों, वर्तिकाग्र। और ये जो भाग होता है, ये आपका अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है। और ये पूरा जो पार्ट होता है, इसको कहते हैं जायायांग। क्या कहते हैं, जायायांग। आई होप कि आपको यह फिगर समझ में आ गया होगा। तो इस फिगर को देखिए मत, इसको कैप्चर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके पेपर में आ रहा है। ठीक है, तो पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का जो नमनांकित चित्र है, आपने ध्यान से देख लिया मित्रों। और देख सकते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2018 और 2019 में पूछा जा चुका है। और इसकी एनालिसिस में इस साल पूछे जाने की संभावना भी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ध्यान से इस फिगर को मित्रों देख लीजिएगा। इसी क्रम में हम आगे बात करें, 100% पेपर में आ रहा है मित्रों, लिख लीजिए। क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ध्यान से देखिए, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, काफ़ी सरल शब्दों में परिभाषा है मित्रों। जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, या हेटेरोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, हेटेरोसोम कहते हैं। लिंग गुणसूत्र कहिए या हेटेरोसोम कहिए। अब ध्यान से देखिए, ये नर तथा मादा में अलग अलग होते हैं। ये क्या होते हैं, नर और मादा में अलग अलग होते हैं। ये प्रायः एक्स तथा वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्स तथा वाई गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की जो क्रिया होती है, एक्स वाई गुणसूत्र द्वारा होता है। आगे बात करें तो मनुष्य में 22 जोड़ी कायिक या आंटोसोम तथा एक जोड़ी लिंग या हेटेरोसोम होता है। क्या होता है, एक जोड़ी हेटेरोसोम होता है। अब बात करें, इसमें एक प्रश्न और छिपा हुआ था मित्रों कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, ये तो हम जान गए। क्या कहते हैं, जो गुणसूत्र लिंग निर्धारण करते हैं उन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब कह रहे हैं मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मानव में लिंग प्रक्रिया को समझाने के लिए ध्यान से देखिए, लिंग गुणसूत्र लिंग निर्धारण का कार्य। अब ध्यान से देखिए, महिलाओं में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, यानी कि एक्स एक्स। यानी कि दोनों गुणसूत्र कैसे होते हैं, एक्स एक्स। जबकि बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। एक एक्स होता है और एक वाई होता है। क्या होता है, एक्स वाई। अब बात करें, पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। 2 बराबर यानी कि 2 प्रकार के शुक्राणु, यानी एक्स और वाई 2 प्रकार के गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, ये तो हम जाने। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। यानी कि जैसे आप समझ गए होंगे, एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो लड़की क्या करता है, तो लड़की होती है। जब वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो क्या होता है मित्रों, लड़के होते हैं। यानी कि लड़का या लड़की की पहचान होना किस पे निर्भर करता है, पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। यह प्रश्न मित्रों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप देखे भी होंगे, इसको मैंने कम शब्दों में ही कम शब्दों में ही पिरोया है। तो ध्यान से इसको समझिएगा और ध्यान से इसको पेपर में लिखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आ रहा है। क्या कर रहा है, आ रहा है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पे जाएं तो अगला प्रश्न क्या है, जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, विषय में क्या दर्शाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, यह प्रश्न भी आपका 100% पेपर में आ रहा है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। अगर बात करें, लाखों अथवा हजारों साल पहले पाए जाने वाले जीवों के परिरक्षित कठोर अवशेष, चट्टानों पर पैरों के निशान, मिट्टी में दबे जीवों के अवशेष आदि क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों, जीवाश्म कहलाते हैं। और जीवाश्म का जैव विकास में क्या योगदान होता है, आइए उसको देखें। देखिए ध्यान से, पहला,
ऐसी कौन सी स्पीसीज है, ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब लुप्त हो गई। इसकी पहचान कैसे होती है मित्रों? जैव विकास प्रक्रम के द्वारा ही होती है कि पहले क्या थी अब क्या हैं। इसी क्रम में दूसरा देखिए क्या योगदान है। जीवाश्म पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाले जाते हैं। जीवाश्म जो होते हैं पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाले जाते हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। क्या होते हैं? अधिक नए हैं। ये दो मुख्य कारण मैंने कहाँ से बिटोरा मित्रों? काफ़ी खोज के बाद ये दोनों मिले हैं, तो ध्यान से इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। और ये प्रश्न भी आपके लिए एनसीईआरटी से रिलेटेड है, प्लस 2019 और 20 के पेपर में आ चुका है, तो इसलिए ध्यान से यह प्रश्न पढ़ लीजिएगा। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी क्रम में अगले प्रश्न की बात करें, एक और फिगर संबंधित प्रश्न। मैंने पिछले वीडियो में बताया था मित्रों कि पिछले वीडियो में मैंने मानव नेत्र को नहीं दिखाया था आपको, तो मानव नेत्र को ध्यान से देख लीजिए। यह केवल आपसे चित्र पूछता है, मानव नेत्र का चित्र बनाइए, मानव नेत्र का चित्र बनाइए तथा उसके विभिन्न भागों को दर्शाइए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है मित्रों। तो ध्यान से देखिए, ये मानव नेत्र है। मानव नेत्र का ये जो भाग होता है इसे दृढ़ पटल कहते हैं। ये जो भाग होता है इसको कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? कोराइड। और ये जो भाग होता है उसे रेटिना कहते हैं। तो हमने तीनों इसके बारे में आपको बता दिया। इसे क्या कहते हैं मित्रों? पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। ध्यान से देखिएगा, ये जो भाग होता है मित्रों ये क्या होता है? अंध बिंदु होता है। क्या होता है? अंध बिंदु होता है। पेंसिल से बना है मित्रों, ध्यान से देखिएगा, अंध बिंदु होता है। और इसे क्या कहते हैं मित्रों? इसे ध्यान से देखिए, इसे प्रकाश सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश सिरा। आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। ये जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं? इसे मांसपेशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसपेशियाँ। और ये जो भाग होता है ये जलीय द्रव्य का होता है मित्रों। किसका होता है? जलीय द्रव्य का। और ये क्या है? आपका नेत्र तारा है। क्या है? नेत्र तारा। और इसको क्या कहते हैं? इसको कार्निया कहते हैं मित्रों। क्या कहते हैं? कार्निया। और ये जो आपको दिख रहा है मित्रों ये क्या होती है? आइरिस होती है। क्या होती है? आइरिस होती है। तो ध्यान से इसके भागों को देख लीजिए, काफ़ी स्वच्छ तरीके से इसको दर्शाया गया है मित्रों। और ये भी पेपर में इसके आने की संभावना 100% है, इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ें। आई होप कि आप इसको देख लिए होंगे, तैयार भी कर लेंगे मित्रों 20वां प्रश्न। और इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि ये प्रश्न नहीं है मित्रों, ये आपका 6 नंबर छिपा हुआ है इसके अंदर। 6 नंबर फिक्स लिख लीजिए, 6 नंबर फिक्स। इसकी ज्यों ही एंट्री हुई मित्रों आपका 6 नंबर क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो ध्यान से देख लीजिए इसको। कह रहा है ऐसे क्वेश्चन तो एकदम पक्का श्योरली जान लीजिए, 100% लिखवा लीजिए मित्रों, ये पेपर में आ रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले कहेगा निम्नांकित परिपथ में गणना कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। 4 क्वेश्चन बनाने के बाद आपसे क्या पूछेगा? ध्यान से देखिए चारों। यहाँ पर मैंने एक परिपथ बना दिया है मित्रों, ये आपका ए है, ये बी है। यहाँ पर एक बैटरी लग गई है जिसका विभवांतर 2 वोल्ट का है। यहाँ पर 2 ओम के प्रतिरोध और एक 4 ओम का प्रतिरोध है। ये आपका सी पॉइंट है। अब इन पे आधारित प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, चाहे ये फिगर आए चाहे जो फिगर आए, आज से आपकी समस्या समाप्त। ध्यान से समझिएगा इसको। प्रश्न क्या कह रहा है? ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब मित्रों यहाँ से धारा बहेगी। क्या बहेगी? धारा बहेगी। तो सबसे पहले धारा बहेगी, तो धारा यहाँ जाने के बाद 2 भागों में बट जाएगी कि नहीं बट जाएगी? तो आप कहेंगे यस सर, बट जाएगी। यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए इसका सिरा देखिए ध्यान से मित्रों, क्या इसके पूछ से नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है। अर्थात ए से सी और सी से बी आने में यह कौन सा क्रम हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी श्रेणी क्रम हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर एक धारा जो बही है दूसरी डायरेक्शन में, एक धारा तो यहाँ बटी है और एक धारा यहाँ बट गई, तो यानी कि ये और ये मिला के किस क्रम में जोड़े जाएंगे? श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। और दूसरी धारा जो यहाँ बटी हुई है ये किस क्रम में जाएगी मित्रों? ये तो समांतर, इसकी अपेक्षा ये क्या हो जाएगी? समांतर क्रम में हो जाएगी। यानी कि यहाँ धाराएं 2 भागों में बट रही हैं। अब ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे प्रश्न के सॉल्यूशन में,
AC एवं BC का कुल प्रतिरोध, यानी कि धारा यहाँ बटी है तो A से C और B C के बीच में कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो ये जो संयोजन होगा मित्रों, ये श्रेणी क्रम संयोजन होगा और कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अब प्रश्न का उत्तर आप दीजिए कि A और B के मध्य, ध्यान से देखिएगा, A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 1/R इक्वल टू, ये जो हमने निकाला है ये हमने क्या मान लिया है, R1 मान लिया मित्रों, क्या मान लिया, R1 मान लिया। अब ये धारा यहाँ तो श्रेणी क्रम में 4 ओम हो गया, और ये जो यहाँ से बही है धारा, तो इसके लिए ये दोनों क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/4, यह कितना है, 4 ओम है। जब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे मित्रों, 1/4 धन 1/4 यानी कि 1/2, अर्थात प्रतिरोध आपका कितना हो जाएगा मित्रों, 2 ओम का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अब यहीं देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या रहे, बैटरी से प्रवाहित धारा, कितनी धारा बह रही है। तो आपको ओम का नियम पता होगा मित्रों। जब आपको प्रतिरोध पता चल गया, प्रतिरोध कितना ओम है, 2 ओम है, तो धारा कितनी होगी, धारा होती है, धारा इक्वल टू क्या होता है, B/R, यानी विभवांतर बटे प्रतिरोध। तो V कितना है मित्रों, 2 वोल्ट की बैटरी आपको दिख रहा है, 2 वोल्ट की बैटरी बटे प्रतिरोध कितना, 2 ओम, तो कितनी एम्पियर की धारा इसके अंदर बह रही है, तो 1 एम्पियर की धारा इसके अंदर बह रही है। अब तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, A और B के मध्य विभवांतर बताना है। A से B के मध्य में क्या आपको बताना है, विभवांतर। तो ध्यान से समझिए, A और B के मध्य विभवांतर क्या होगा, ये केवल प्रश्न आपको उलझाने के लिए दिया हुआ है मित्रों। अब जब द्वितीय वोल्ट के बैटरी है तो विभवांतर द्वितीय होगा कि उससे बेसी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ध्यान से देखिएगा, A और C के मध्य, A और B के मध्य जो विभवांतर होगा वो 2 वोल्ट का होगा। कितने वोल्ट का होगा, 2 वोल्ट का। लेकिन जो चौथा क्वेश्चन यहाँ पूछा है मित्रों, तनी खतरनाक प्रश्न पूछ लिया। कह रहा है A और C के मध्य विभवांतर बताइए। क्या बताइए, विभवांतर बताइए, यानी A और C के मध्य। तो हम जानते हैं यहाँ तक का जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम है, तो यानी कि इसके बीच जो प्रतिरोध है वो तो 4 ओम का हो जाएगा। कितने ओम का हो जाएगा, 4 ओम का हो जाएगा। अब इनके बीच बहने वाली धारा हम ज्ञात कर लें मित्रों। ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्रश्न को मैंने सॉल्व किया है। A और C के मध्य का विभवांतर बताना है। तो A एवं C के बीच जो धारा बहेगी वो धारा कितनी होगी, 0.5 एम्पियर। कहेंगे आप कैसे जान गए, तो विभवांतर मित्रों 2 वोल्ट का है, आपको पता है। और इसके बीच जो प्रतिरोध निकला वो कितना निकाले थे हम लोग, कितना प्रतिरोध निकाले थे, 4 ओम निकाले थे। कितना ओम, 4 ओम, क्योंकि इनके बीच 2 ओम और 2 ओम मिला के कितने हो गए, 4 ओम हो गए। जब डिवाइड किए तो A और C के मध्य, यहाँ ध्यान से देखिएगा, केवल हमें प्रतिरोध ही तो नहीं जानना, इसके बीच कौन सी धारा बह रही है, यानी 0.5 एम्पियर की धारा यहाँ बह रही है। A और C के बीच में कितनी धारा बह रही है, 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम जान गए धारा इतनी बह रही है, तो A और C के मध्य जो प्रतिरोध होगा, A और C के मध्य जो विभवांतर होगा मित्रों, विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, I/R होता है, यानी 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है और जो प्रतिरोध है वो कितना है, 2 ओम का है, अर्थात कितना हो गया, कितना हो गया, 1 वोल्ट। अब कहेंगे 2 ओम का क्यों गुणा कर रहे हैं, तो मित्रों यहाँ ध्यान से देखिएगा, A और C के मध्य में 2 ओम का प्रतिरोध है ना, तो भी गुणा किससे करेंगे, गुणा भी तो हम किससे करेंगे, 2 से करेंगे, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है I/R। आपको पता होगा ओम का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर नहीं पता है तो पहला वीडियो देख लीजिए, और अच्छे से जानना है तो 2 वीडियो इससे पहले अपलोड किए हैं उसको देख लीजिएगा मित्रों। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसी प्रकार ये प्रश्न या ये आप अगर इस क्वेश्चन को देख लिए ध्यान से मित्रों, तो ये 6 नंबर आपका पक्का है। फिगर चाहे जैसा बनाए आप छाप के आओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, थोड़ा केमिस्ट्री को भी उठा लिया जाए मित्रों। कह रहा है एक क्वेश्चन है आपका, रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। क्या करिए, रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। तो आइए, जितने सरल शब्द में उत्तर दे दें उतने ही ये आपके लिए आसान रहेगा मित्रों। तो जिस अपक्रिया में एक पदार्थ उपचयित तथा दूसरा पदार्थ अपचयित होता है, एक उपचयित हो दूसरा अपचयित हो, उसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। आइए ध्यान से देखिए, ये आपका कॉपर ऑक्साइड है
और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसके पास से ऑक्सीजन, यानी कि जब अपक्रिया हुआ तो कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। यानी कि जब किसी तत्व से ऑक्सीजन हटता है तो वहाँ अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन होता है। और जब किसी चीज़ में जाकर ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है उपचयन। उपचयन को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को इंग्लिश में रिडक्शन अपक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मिला के रेडॉक्स अपक्रिया बनती है। समझ गया मित्रों? यानी कि ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है और किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से कतई जहर है, इसे भी ध्यान से तैयार रखिएगा। इसी क्रम में बेकिंग सोडा को देखते हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उपयोग लिखिए। विधि भी लिखना है मित्रों और उपयोग भी लिखना है। आप देखेंगे कि कितने सरल शब्दों में मैंने बेकिंग सोडा बना दिया है। तो इसको एक बार देखेंगे, सारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि आपकी तैयार हो जाएगी। अब सबसे पहले बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? खाने का सोडा। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ध्यान से देखिए मित्रों, NaHCO3 यानी सोडियम हाइपोकार्बोनेट पढ़ते हैं। अब इसके बनाने की जो विधि है मित्रों, बनाने की विधि क्या होती है? अगर प्रयोगशाला में, ध्यान से देखिएगा मित्रों, प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को जल की उपस्थिति में यदि CO2 प्रवाहित किया जाए, यानी क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको दिमाग में रखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को जल की उपस्थिति में यदि CO2 प्रवाहित किया जाए, क्या प्रवाहित किया जाए? CO2 प्रवाहित किया जाए तो क्या बन जाता है? बेकिंग सोडा बनता है। कैसे बनता है? देखिए, Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट। आप कहेंगे गुरुजी सोडियम कार्बोनेट है। H2O क्या है? जल है, इसकी उपस्थिति चाहिए। और क्या गैस? CO2 कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब प्रवाहित करेंगे इसके अंदर तो आपको मिल जाएगा सोडियम हाइपोकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा। क्या मिल जाएगा? बेकिंग सोडा। आपको समझ में आ गया होगा। अब मित्रों इसका कहा है उपयोग लिखिए, तो उपयोग भी देख लीजिए ध्यान से। सोडियम हाइपोकार्बोनेट का उपयोग किस में किया जाता है, यानी बेकिंग सोडा का उपयोग किस में किया जाता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। दूसरा, झागदार पेय पदार्थ बनाने के काम आता है। और तीसरा, यदि कच्चे दूध में ये बेकिंग सोडा मिला दिया जाए तो दूध कम फटता है, यानी ज़्यादा टाइम तक दूध नहीं फटता है। ठीक है, ये भी एक उपयोग है मित्रों। इसी क्रम में आगे देखें तो इसका उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने में मित्रों किसका प्रयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और पांचवी बात बताने तो ब्रेड बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। और 24वां क्वेश्चन देखिए मित्रों इसी क्रम में, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी 100% आपके पेपर में आ रहा है और इसमें से कोई ना कोई पॉइंट तो मित्रों पूछ ही लेगा आपके पेपर में। तो आइए ध्यान से देखते हैं। कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो देखिए, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं? उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अगर यही मित्रों परमाणु भार हो जाता ना तो मेंडलीव की आवर्त सारणी हो जाती। क्या हो जाती? मेंडलीव वाली। लेकिन पूछा क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी। तो यहाँ जो मोजले जी की पीरियोडिक टेबल थी, उन्होंने तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। ठीक है, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा था आधुनिक आवर्त सारणी को। अगर इसी में बात करें, इसकी कुछ विशेषताएं, क्वालिटियां हैं मित्रों, ध्यान से देख लीजिए। पहला, यह आवर्त तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। कैसे है? यह आवर्त सारणी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। दूसरे की बात करें, इसमें धातु एवं अधातु तत्वों को अलग रखा गया है। धातु एवं अधातु तत्वों को क्या किया गया है? अलग रखा गया है। और तीसरी बात अगर करें इसमें मित्रों, संक्रमण तत्वों को सामान्य तत्वों से अलग रखा गया है। अब इस प्रश्न की थोड़ी डिमांड और थी मित्रों, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो मित्रों, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होती है।
और ये लिख के रखिएगा, 100% आपके पेपर में आ रहा है। इसी क्रम में हम आगे अगर देखें मित्रों, आज का अंतिम प्रश्न है, संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं की संक्षारण रोकने की दो विधियां लिखिए। संक्षारण रोकने की दो विधियां कौन सी हैं मित्रों? पहले तो संक्षारण को जान लें। जब कोई धातु अपने आसपास नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है। क्या होती है? संक्षारित होती है। संक्षारित, यहाँ देखिए, संक्षारित क्या है? संक्षारित, संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। यानी क्षरित होती है मित्रों। क्या होती है? क्षरित होती है, खराब होती है। जैसे लोहा रख दीजिए, नमी आने पे जंग लग जाएगा, तो जंग लगना क्या है? संक्षारण है। तो यही बातें कह रहा है, जब कोई धातु अपने आसपास की नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होती है, यानी संक्षारित होने की प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। अब इससे रोकने के दो उपाय, अब बताइए, इसके रोकने के दो उपाय आप नहीं जानेंगे? लिख देंगे। लंबे समय तक संक्षारण से बचाना है तो गैल्वेनीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? गैल्वेनीकरण। और इसे गैल्वेनीकरण क्या होता है मित्रों? टीन की परत चढ़ाना। क्या होता है? टीन की परत चढ़ाना ही गैल्वेनीकरण है। और दूसरी बात करें, पेंट लगाकर या ग्रीस लगाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। तो यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टि से कतई जहर है मित्रों। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है मित्रों। अब ये ज़रूर आप लिख के जाइएगा, ये पेपर में आ रहा है प्रश्न 100%। और अगर नहीं कर पाए तो मित्रों, मेरा 2 वीडियो पीछे पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। कहिएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, ये 100% आपके पेपर में आ रहा है। वीडियो कैसा लगा मित्रों ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मित्रों, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि सिद्धार्थ क्लासेस आपके लिए हमेशा तत्पर है। धन्यवाद मित्रों।